मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, बीकॉम सेकेंड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड प्रबंध और इसका दूसरा नाम भी है प्रबंध के सिद्धांत का टॉपिक संचार की बाधाएं यानी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस। ये संचार के टॉपिक का ही दूसरा भाग है और संचार में किस तरह से अवरोध उत्पन्न होते हैं, उनके क्या प्रमुख बाधाएं, इनका हम ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कराएंगे और इन बाधाओं को दूर करने के सुझाव भी इसी टॉपिक में अध्ययन कराएंगे। तो सर्वप्रथम प्रभावशाली संचार की कई बाधाएं हैं तथा ये कई कारणों से उत्पन्न होती हैं। प्रमुख बाधाओं को हमने ई कंटेंट में निम्नलिखित रूप में आपको दिखा रखा है, जिसमें पहली बाधा है शोर बाधाएं, नॉइज बैरियर्स। शोर संचार की एक प्रमुख बाधा है। शोर संचार प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करता है तथा संचार के स्वरूप को विकृत करता है, अतः संचार प्रभावी नहीं रहता है। शोर आंतरिक एवं बाह्य दोनों स्रोतों से शोर उत्पन्न हो सकता है। आंतरिक स्रोत के शोर से तात्पर्य संदेश प्रेषक तथा प्रेषित के भीतर के शोर या व्यवधान से है। ऐसा शोर प्रेषक तथा प्रेषित की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति से उत्पन्न होता है। जब प्रेषक तथा प्रेषित सिरदर्द, थकान, क्रोध, भय, मानसिक कष्ट, शारीरिक वेदना आदि के कारण संदेश को ठीक ठीक सुन एवं समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी प्रेषक द्वारा स्पष्ट एवं द्व्यर्थी भाषा संकेतों का उपयोग करने में प्रेषित को संदेश सुनने और समझने में कठिनाई होती है। इसी प्रकार बाह्य स्रोत के शोर से तात्पर्य उस शोर से है जो प्रेषक एवं प्रेषित के आसपास के भौतिक वातावरण तथा संचार प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। कारखानों तथा कार्यालयों के यंत्रों, उपकरणों एवं संयंत्रों से, परिवहन के साधनों से, मानवीय क्रिया व्यवहार से, चकाचौंध करने वाली रोशनी से, अत्यधिक गर्मी से ये उत्पन्न बाह्य स्रोत हैं, ये संचार में बाधा उत्पन्न करते हैं। दूसरी बाधा है भाषा या अर्थ की भाषाएं। ये बाधा उस समय उत्पन्न हो जाती है जबकि प्रेषक एवं प्रेषित एक ही शब्द को विभिन्न अर्थों में प्रयोग करते हैं या समझते हैं। प्राय देखा जाता है कि लोग शब्दों का अर्थ दो प्रकार से लगाते हैं। एक अर्थ में शब्दों का अर्थ में रूपांतर किया जाता है तथा जो कुछ शब्द बोलते हैं उसी के अनुसार अर्थ लगा लिया जाता है। द्वितीय शब्दों का अर्थ भावनाओं के अनुसार भी लगाया जाता है। शब्दों के पीछे जो भावनाएं होती हैं उनको समझा जाता है। इस प्रकार जब कभी लोग शब्दों का अर्थ शब्दार्थ लगाते हैं और भावनाओं को ताक में रख देते हैं तो प्राय संदेश प्रभावहीन हो जाता है। तीसरी बाधा है इसकी सांस्कृतिक बाधाएं, कल्चरल बैरियर्स। दुनिया में सभी भागों में एक सी संस्कृति नहीं है। दुनिया में भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग हैं, अतः एक ही प्रकार के शब्दों, मुहावरों, संकेतों, चित्रों, हाव भावों, रंगों आदि का एक समान अर्थ भी नहीं लगाया जाता है। उन सभी का अर्थ प्रेषक तथा प्रेषित की संस्कृति से प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों के रीति रिवाज एवं परंपराएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए भारत में काला रंग शोक या मृत्यु का प्रतीक है, जबकि सुदूर पूर्व के देशों में सफ़ेद रंग मृत्यु व शोक का प्रतीक माना जाता है। इस तरह से इस संचार में सांस्कृतिक बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं। चौथी है सामाजिक एवं मानसिक बाधाएं।
संचार में प्रेषक एवं प्रेषिती की प्रवृत्तियों, धारणाएं, विचार, संगठन में पद, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक स्थिति आदि प्रेषक एवं प्रेषिती दोनों के लिए संचार में बाधाएं उपस्थित करते हैं। इनसे संदेश को भाषागत करने तथा संदेश का अर्थ निकालने में बाधा उत्पन्न होती है। और 5 ही प्रकार की हैं भावनात्मक बाधाएं। प्रेषक एवं प्रेषिती भावनाएं भी संचार की प्रभावशीलता में बाधाएं उपस्थित कर सकती हैं। कभी प्रेषक एवं प्रेषिती बहुत खुश होते हैं तो कभी कभी बहुत दुखी हो सकते हैं। कभी वे आशावादी दृष्टिकोण से सोचते हैं तो कभी वे निराश होते हैं। वे कभी क्रोध में हो सकते हैं तो कभी मजाक के मूड में आ सकते हैं। संदेश तैयार करने, भेजने तथा संदेश का अर्थ लगाने, संदेश पर प्रतिक्रिया प्रकट करने में प्रेषक एवं प्रेषिती की ये भावनात्मक दशाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। और अगले बाधा है अवबोधन की बाधाएं, बैरियर्स ऑफ परसेप्शन। प्रत्येक व्यक्ति का अवबोध अलग अलग होता है तथा प्रत्येक बात या संदेश को अपने मानसिक सोच एवं दृष्टिकोण के अनुसार समझते हैं। कभी कभी तो अवबोधन क्षमता इतनी जड़ हो जाती है कि हम प्रेषक की प्रत्येक बात को एक ही अर्थ या भाव में समझने लगते हैं। इस तरह से अवबोधन की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अगला सूचना चयन की बाधाएं। हमारे देश में ही नहीं, दुनिया के सभी देशों में गांधी के 3 बंदरों को उदाहरण देकर कहा जाता है कि बुरा मत बोल देखो, बुरा मत सुनो तथा बुरा मत कहो। धर्मशास्त्री भी कहते हैं कि सत्य बोलो किंतु अप्रिय सत्य मत बोलो। ये कथन बहुत अच्छे हैं, किंतु इनके कारण या इनका गलत अर्थ लगाने के कारण संचार में अनेक बार बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगली बाधा है सूचनाओं की तीव्र प्रवाह की बाधाएं। वर्तमान में संचार के त्वरित साधनों के तीव्र विकास से सूचनाओं का प्रभाव भी तीव्र होता जा रहा है। इसके कारण संस्थाओं के अधिकारियों एवं अधीनस्थों के पास सूचनाओं का अंबार लग जाता है। इससे कई लाभ भी हैं, वहीं दूसरी ओर इससे संचार में बाधाएं उपस्थित हो रही हैं। और अगला है अल्प स्मरण या धारणा से बाधा। प्रत्येक व्यक्ति की संदेशों को याद रखने की एक सीमा होती है। लोग कुछ संदेशों को समय तक नहीं भूलते हैं, जबकि कुछ संदेश बहुत शीघ्र ही भूल जाते हैं। ये सब लोगों की स्मरण क्षमता के साथ साथ संदेश के प्रति लोगों को रुचि पर भी निर्भर करता है। अगला वो है अल्प श्रवण की बाधाएं। जब प्रेषिती प्रेषक की बात या उसके संदेश को ठीक से तथा पूरा सुन एवं समझ नहीं पाता है तो संचार में बाधा उपस्थित हो जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी प्रेषिती श्रोता को प्रेषक की बात में रुचि नहीं होती है तो कभी प्रेषिती के मस्तिष्क में अन्य कोई बात चल रही होती है। तो इस तरह से अल्प श्रवण से भी समस्या उत्पन्न होती है। उद्देश्य भिन्नता एवं अस्पष्टता की बाधाएं। प्रत्येक संस्था के विभिन्न विभागों में के अपने अपने उद्देश्य होते हैं तथा सभी उद्देश्य संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान देने वाले होते हैं। किंतु संचार में बाधा तब खड़ी हो जाती है जब सभी विभागों के उद्देश्य एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी एवं प्रतिकूल होते हैं। ऐसे में सभी विभाग अपने अपने हितों के अनुकूल संदेशों का आदान प्रदान करते हैं तथा संस्था के सामान्य हितों के लिए आवश्यक संदेश कहीं प्रकट ही नहीं होते हैं। ऐसे में संस्था की संपूर्ण संचार व्यवस्था में ही बाधा उपस्थित हो जाती है। और अगली है बाधा संगठन संरचना की बाधा है। थियो हेमन ने कहा है, संगठन संरचना संगठन के सदस्यों की कुशलतापूर्वक एवं सरलता से संचार की क्षमता पर
बहुत बड़ी मात्रा में प्रभाव डालती है। संगठन में जितने भी अधिक स्तर होंगे, संचार में उतनी अधिक बाधा उत्पन्न होंगी। अधिक स्तरों से गुजरने से बहुत से संदेश प्राय उन स्तरों पर कार्य करने वालों द्वारा ही रोक दिए जाते हैं। ऊर्ध्वगामी संचार विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वालों के विरुद्ध भी हो सकते हैं। इसी कारण वे उच्च प्रबंधक वर्ग तक पहुंच नहीं पाते हैं। और अगली बाधा है पद या अवस्था की बाधाएं। संगठनों में प्रेषक एवं प्रेषित की अवस्था के अंतर के कारण संचार में बाधा उपस्थित हो जाती है। अवस्थाएं संगठन संरचना में स्थान, वेतन व अधिकारों के आधार पर बनती हैं। अवस्थाओं की भिन्नता के कारण संदेशों का स्पष्ट रूप से आदान प्रदान नहीं हो सकता है। और अगले है परिवर्तन के विरोध की बाधाएं। मानव प्रकृति है कि वे परिवर्तनों को कम पसंद करते हैं। वे अपनी वर्तमान परिस्थितियों में ही कार्य करना पसंद करते हैं। अतः उन्हें किसी भी प्रकार के परिवर्तन से संबंधित सूचनाएं दी जाती हैं तो उन्हें बुरा लगता है। अतः परिवर्तनों से संबंधित संदेशों के उचित प्रकार से संबंध में बहुत बाधाएं उपस्थित हो जाती। इस तरह से संचार की हमने प्रमुख बाधाओं का अध्ययन किया। इसके बाद है इसी टॉपिक में संचार की बाधाओं को दूर करने के क्या सुझाव हैं, और ये हमने आपको इसमें ई कंटेंट में बताए हैं। पहला है सुझाव प्रत्यक्ष संचार। संचार की बाधाओं को दूर करने के लिए प्रथम उपाय यह किया जा सकता है कि संदेश प्रत्यक्ष रूप से दिए जाने चाहिए। इससे संदेश सही रूप एवं सही अर्थों में प्रेषित के पास पहुंच सकेंगे। अतः संदेश में कम से कम स्तर हों तथा जहाँ तक संभव हो प्रत्यक्ष रूप में संदेश पहुँचाए जाएं। दूसरा, साधारण एवं समझने योग्य भाषा होनी चाहिए। संचार की बाधाओं को दूर करने के लिए द्वितीय महत्वपूर्ण उपाय यह है कि संदेश में साधारण एवं समझने योग्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए, न कि स्वयं के स्तर एवं ज्ञान के अनुसार। तीसरी है सुनने या श्रवण की दक्षता। संदेश को सफलतापूर्वक तभी पहुंचाया जा सकता है जबकि प्रेषक के साथ साथ प्रेषित भी सुनने में दक्ष हो। प्रेषक संदेश सुनने में तथा प्रेषित करने की प्रतिक्रिया को सुनने में सक्षम नहीं है तो संदेश को ठीक प्रकार से नहीं पहुंचाया जा सकता है। अतः दोनों को ही सुनने की कला में विशेष कुशलता प्राप्त कर लेनी चाहिए। चौथा है सुझाव आपसी विश्वास एवं सद्भावना। विश्वास एवं सद्भाव के अभाव में न तो प्रेषित ही संदेश को उचित रूप से समझेगा और न प्रेषक प्रेषित की प्रतिक्रिया को ही। अतएव उच्चाधिकारियों को सदैव अधीनस्थों की शिकायतों एवं सुझावों को सुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए तथा अधीनस्थों को भी अपने अधिकारियों के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। और अगला है सुझाव संचार नियोजन। संचार की निश्चित योजना होनी चाहिए। इससे कर्मचारी किस संदेश की निश्चित समय पर आशा कर सकते हैं। योजनाबद्ध संचार से ही कर्मचारी भली भांति कार्य करेंगे एवं सूचनाओं को एकत्रित करने में आवश्यक समय व्यर्थ नहीं करेंगे। संचार की योजना बनाते समय निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे उद्देश्य का परीक्षण करना चाहिए, संदेश की विषय वस्तु को निर्धारित कर लेना चाहिए, संदेश के सभी तथ्यों को भली प्रकार समझ लेना चाहिए, संदेश के परिणामों को अनुमान लगा लेना चाहिए। ये संचार नियोजन करने से इसकी बाधाएं भी दूर होती हैं। अगला है यथा समय संप्रेषण। संचार की सफलता के लिए आवश्यक है कि संदेश यथा समय दिए जाएं, अर्थात समय निकलने के बाद या समय से पूर्व दिए गए संदेशों का कोई महत्व नहीं होता है। और अगला सुझाव है संगठन स्तरों में कमी।
संचार शीघ्रता पूर्व सही रूप में पहुंचाने के लिए संगठन स्तरों में कमी करना आवश्यक है, किंतु संगठन स्तर कम करने से कई बार प्रत्येक स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कार्यभार बढ़ जाता है। अतः संगठनों के स्तरों में कमी करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। फिर अगला सुझाव, संचार के अनेक मार्ग। जब संगठन में अनेक स्तर हो जाते हैं और संदेशों के उचित प्रकार से आदान प्रदान में कठिनाई होने लगती है, ऐसी स्थिति में संचार के अनेक मार्ग निश्चित करने चाहिए। इसके अतिरिक्त अनौपचारिक संचार भी अपनाया जा सकता है। आपसी सहयोग की भावना भी होनी चाहिए, जिससे कि संदेशों को शीघ्र संगठन के प्रत्येक स्तर पर पहुंचाया जा सके। और अगला सुझाव है, पूर्वाग्रह से बचना। संदेश प्राप्त करने तथा भेजने वाले को पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। उन्हें किसी भी तथ्य के बारे में किसी प्रकार का निश्चित विचार रखकर नहीं चलना चाहिए। उन्हें खुला दिमाग रखकर संदेश पर विचार करना चाहिए। अपनी पसंद एवं नापसंद को ही सर्वोपरि नहीं मानना चाहिए। और अगला सुझाव है, संदेश का उचित माध्यम का चयन करना चाहिए। अगला है, समय, स्थान, आवश्यकता आदि भौतिक तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए तथा मानवीय परिस्थितियों को समझकर संदेश देना चाहिए। अगला बिंदु है, अपने संदेश में सार्थकता होनी चाहिए। और इसके बाद है, संदेश विनम्रता एवं शिष्टाचार, पद, आयु आदि के अनुसार होना चाहिए। संदेश की मूल बातों पर यथेष्ट बल देना चाहिए और संदेशों का अनुवर्तन होना चाहिए। इस तरह से आज हमने ये संचार के टॉपिक में संचार की बाधाएं कौन कौन सी हैं, प्रमुख बाधाओं का अध्ययन किया। इसके बाद इन बाधाओं को, संचार की इन बाधाओं को दूर करने के क्या सुझाव हैं, क्या उपचार हैं, उनका हमने ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।